तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मतलब वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था, यह हमसे पूछ रहा है। तो विकल्प जो दिया है वह है ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त, सी में बिंदुसार और डी में कुणाल। तो ये चारों जो है मौर्य शासक है, इसमें से किसने दक्षिण भारत को जीता, यह हमसे पूछ रहा है। तो यूनानी विद्वान प्लूटार्क जो था उसने अपनी रचना में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। दूसरी बात है कि एक जैन ग्रंथ है राजावली कथा। राजावली कथा में इस बात का उल्लेख है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन के समर्थन में राजगद्दी का त्याग करके दक्षिणापथ सरवन बेलगुला मैसूर चंद्रगिरी पर्वत पर चला गया और वहां संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया। तो इससे इस दो प्रमाण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीत लिया था, तभी तो वह दक्षिण भारत में जाकर के अपना शरीर त्यागता है और संपूर्ण भारत को जीतने का चर्चा यूनानी विद्वान प्लूटार्क करता है। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो कहता है कि प्राचीन भारत में मालवा, गुजरात और पश्चिम भारत को और महाराष्ट्र को किस शासक ने जीता। मतलब क्या कि जो है आपको पश्चिम भारत जो है भारत का हिस्सा, उसको सबसे पहले किसने जीता, इसकी पहचान करने के लिए कहता है। तो ए में विकल्प है स्कंदगुप्त, बी में विकल्प है विक्रमादित्य, सी में विकल्प है स्कंदगुप्त और डी में विकल्प है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत को जीतने का फैसला किया और इस फैसले के अंतर्गत उसने सबसे पहले जो है आपको पंजाब क्षेत्र को जीता और पंजाब क्षेत्र को जीतने के बाद उसने गुजरात और सिंध के इलाके को जीत लिया। तो इससे साबित होता है कि पश्चिम भारत को, मतलब कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले जीतने वाला शासक कौन था, तो वह मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, यह यहाँ पर डेट पूछ रहा है। सामान्य तौर पर प्राचीन भारत से संबंधित डेट नहीं पूछा जाता है, वर्ष नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सिकंदर की मृत्यु होती है तब उसका जो एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर रहता है वह बेबीलोन का शासक बनता है, मतलब उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। और जब सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक बनता है तब उसके दिमाग में आता है कि सिकंदर ने जो भारत को जीतने का अधूरा ही प्रयास किया था, उस अधूरे प्रयास को हमको पूर्ण करना है, पूरा करना है। इसी निश्चय के बल पर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि काबुल के रास्ते सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ प्रवेश जब वह करता है तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका मुकाबला होता है। नतीजा क्या होता है कि 305-4 ईसा पूर्व के बीच में जो यह युद्ध हुआ था उसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय हो जाती है और उसके बाद 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक प्रसिद्ध संधि भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर जो 4 विकल्प दिया है कि 300 ए में 317 ईसा पूर्व, बी में 315 ईसा पूर्व, सी में 305 ईसा पूर्व, डी में 300 ईसा पूर्व, तो उत्तर हमारा 305 ईसा पूर्व होगा।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है सदाचार के बल पर किसने जो है यहाँ शासन किया भारत में। तो ए में विकल्प है अशोक, बी में है अकबर, सी में रंजीत सिंह और डी में शिवाजी। तो हम लोग जानते हैं अशोक ने धम्म को अपनाया था, और धम्म क्या था, तो धम्म जो था वह सदाचार का धम्म था, और इस धम्म के अंतर्गत जो है सहिष्णुता, उदारता और जो है आपको करुणा, इसका त्रिविध आधार था। तो जाहिर सी बात है कि अशोक ने इसी धम्म के आधार पर, इसी त्रिविध आधार पर आपको राजधर्म की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो पूछता है कि अशोक का जो साम्राज्य था उसमें से कौन सा इलाका उसमें शामिल नहीं था। तो ए में विकल्प है अफगानिस्तान, बी में विकल्प है बिहार, सी में विकल्प है श्रीलंका, डी में विकल्प है कलिंग। तो उत्तर यहाँ पर जो होगा श्रीलंका होगा। ऐसा इसलिए कि अशोक के साम्राज्य में आपको कश्मीर भी था, नेपाल भी था, उसके बाद बंगाल भी था, पश्चिम में अफगानिस्तान भी था और दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी था। मतलब पूरब में बंगाल और नेपाल है, उत्तर में कश्मीर है, पश्चिम में अफगानिस्तान है और दक्षिण भारत में आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। लेकिन जो अशोक का दूसरा शिलालेख है उससे पता चलता है कि अशोक के साम्राज्य के बाहर ये सारे राज्य थे, जिन राज्यों का चर्चा उसके दूसरे शिलालेख में है, और इसका चर्चा फिर अशोक के तीसरे शिलालेख में है। उसमें मिलता है प्रमाण कि चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। तो इस तरह से जो दक्षिण भारत का ये चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत राज्य है, उससे और दक्षिण में श्रीलंका है। तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक का हम लोग जानते हैं अब तक 40 से ज़्यादा अभिलेख मिल चुका है। तो कहता है कि किस अभिलेख में उसके दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ए में है तृतीय मुख्य शिलालेख, बी में द्वितीय शिलालेख, सी में नवामुखी शिलालेख और डी में प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अशोक का जो दूसरा अभिलेख है और 13वां अभिलेख है उसमें दक्षिण के राज्यों का चर्चा है। तो इसलिए जो यहाँ पर 4 विकल्प दिया है उसके अनुसार उत्तर हमारा द्वितीय मुख्य शिलालेख होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। मतलब भारत में सबसे पहले किसने अस्पताल खोला और जो है जड़ी बूटी का जो है बागान लगाया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में भगवान महावीर और डी में धन्वंतरी। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा अशोक होगा। तो अशोक का जो दूसरा बृहत शिलालेख है उसी दूसरे बृहत शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाया था और साथ ही साथ जड़ी बूटी का बगीचा भी लगवाया था। फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखें कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 सभा 4 संगीति का कुल आयोजन हुआ था। उसमें से कहता है कि अशोक के काल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था। तो ए में विकल्प है मगध, बी में विकल्प है पाटलिपुत्र, सी में विकल्प है समस्तीपुर और डी में विकल्प है राजगिरी।
तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के 236 वर्ष के बाद, कहने का मतलब कि 247 बीसी में ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का जो अशोकाराम विहार रहता है, तो अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में आपको बौद्धों की तीसरी संगीति होती है। और चूंकि 247 ईस्वी में ये संगीति होता है तो उस समय तो अशोक का शासनकाल ही था। और ये जो तीसरी संगीति होती है, इस तीसरी संगीति की अध्यक्षता मुगालिपुत्र तिस्य ने की थी। और इस तीसरी संगीति में बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कई संप्रदायों का उदय हो चुका था, उसमें से अस्थविर संप्रदाय का बोलबाला इस पाटलिपुत्र की बौद्ध संगीति में रहा था। अब अगला क्वेश्चन है कि रज्जुक थे मतलब रज्जुक क्या था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए में है चोल राज्य में व्यापारी, बी में है मौर्य शासन में अधिकारी, डी में है गुप्त साम्राज्य में सामंत और डी में है शक सेना में अधिकारी। तो उत्तर जो होगा वो बी होगा, मौर्य शासन में अधिकारी। तो अशोक का जो तीसरा वृहत शिलालेख है उसमें जो है उसके 3 प्रकार के अधिकारियों के नामों का चर्चा है, पदों का चर्चा है। एक है आपको प्रादेशिक, दूसरा है रज्जुक और तीसरा है आपको युक्त। तो इसमें से रज्जुक का यहाँ पर चर्चा है, इसलिए रज्जुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। रज्जुक जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित एक जनपदीय अधिकारी होता था, जिसे दोहरा कार्य करना पड़ता था। एक तरफ वह न्यायिक कामों को भी देखता था और दूसरी तरफ राजस्व से संबंधित कार्यों का भी वह देखभाल करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सार्थवाह किसे कहते थे। तो सार्थवाह एक यहाँ पर शब्दावली आता है, तो कहता है यह सार्थवाह जो है प्राचीन काल में क्या होता था या मौर्य काल में क्या होता था या किसे कहते हैं। तो ए में है क्वेश्चन, ए में विकल्प है आपको दलालों को, बी में व्यापारियों के काफिले को, सी में महाजनों को और डी में तीर्थयात्रियों को। तो मौर्य काल में सार्थवाह कहा जाता था कि जब व्यापारियों का ग्रुप चलता था, कारवां चलता था, काफिला कहा जाता था, तो उस काफिले को ही सार्थवाह कहा जाता था। और जो है व्यापारियों का जो संगठन उस समय होता था उसे संभुत समुत्थान या समव्यावहारिक कहा जाता था। तो व्यापारियों का संगठन संभुत समुत्थान या जो है समव्यावहारिक कहलाता था। और व्यापारियों का जो ग्रुप चलता था व्यापार करने के लिए, समूह जो चलता था, टोली जो चलता था, उसी को सार्थवाह कहा जाता था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ स्तंभ हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध स्तंभ है, तो कहता है इसको किसने बनवाया था। तो ए में विकल्प है हर्षवर्धन ने, बी विकल्प है अशोक ने, सी विकल्प है गौतम बुद्ध ने और डी विकल्प है आपको कनिष्क ने। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वो बी होगा कि अशोक ने सारनाथ स्तंभ को बनवाया था। अब है कि सारनाथ स्तंभ को कब बनवाया था अशोक ने, यह हम लोग जान लें। तो मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसीलिए इसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। और यह जो स्तंभ है, इस स्तंभ में 4 शेर जो है वह एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठा हुआ है। और जो है यह स्तंभ सारनाथ यूपी के उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है और इस स्तंभ के निचले हिस्से में जो अशोक चक्र है उसको हमने अपने राष्ट्रीय तिरंगे में अपना लिया है। अब जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इससे संबंधित हो गया। फिर हम लोग इससे संबंधित आपको दूसरे दिन क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।